अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। प्रोफेसर साद बशीर मलिक हमारे प्रोग्राम में आज भी हाजिर हैं और आज मैं जो उनसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ वो ये है कि हम ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए स्ट्राइव करते हैं दैट इज़ हैप्पीनेस। जो भी हम एक्ट करते हैं, जो भी हमारी कोशिश होती है, हम पैसे भी जो खर्चते हैं, एवरीथिंग इज़ टू गेट हैप्पी इन द एंड। और रिलेशनशिप्स वो इसमें कितना ज़्यादा अपना हिस्सा डालते हैं, वो कितने इम्पॉर्टेंट है, आज हम डॉक्टर साहब से ये डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो खुशी के लिए डॉक्टर साहब ये हेल्दी रिलेशनशिप्स का क्या हिस्सा है? आई थिंक ये आपने सही कहा कि आप किसी से भी पूछें कि ज़िंदगी से आप क्या चाहते हैं तो शायद ही कोई होगा जो ये ना कहे कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे वो एक आदमी था, उसकी चाबियाँ गुम हो गई और वो उसे सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया और वो सारे चाबियाँ ढूंढ रहे थे जो स्ट्रीट लाइट थी उसके नीचे। तो किसी ने कहा कहाँ घूमी है? उसने कहा घर के अंदर। तो उसने कहा यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो कि लाइट ज़्यादा है? सो बहुत से लोग खुशी की तलाश में वो गलत ट्रैक पे चढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली सोच जो आती है वो ये है कि पैसा, और पैसा हो तो खुशी आ जाती है। और ये बहुत बड़ी एक इल्यूजन है, बिकॉज़ अगर आपके पास बेसिक लाइफ नीड्स जो हैं, जैसे शेल्टर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, सेफ्टी है, जब ये आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं, उसके बाद मज़ीद पैसे का बड़ा कम रोल है खुशी के साथ। अगर सब पैसे वाले पैसे से खुशी लेते तो जितने अमीर लोग हैं, जितने सियासतदान हैं, जितने शोबिस के अमीर लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। और खुशी आप बाज़ार से ख़रीद सकते एक पैक ऑफ हैप्पीनेस और अ बकेट ऑफ हैप्पीनेस, बट ऐसा नहीं होता। अब अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं लाइफ में और उसके बाद आप खुश रहना चाहते हैं, तो इस पे बहुत रिसर्च हुई है, एटलीस्ट वेस्ट में। और वहाँ पे बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया जो लाइफ में बड़े खुश थे, हेल्दी थे। बहुत सी स्टडीज़ के अलावा जो सबसे मशहूर स्टडी है वो हार्वर्ड की है स्टडी, जिसमें वो पिछले 89 ईयर्स से स्टडी कर रहे हैं लोगों की खुशी के रीज़न्स। और इन सब स्टडीज़ में जो एक चीज़ वाज़ेह हुई है कि इन sort of without any dispute कि if you want to look for one ingredient for happiness, that is good relationships. Every time people have come up with the same conclusion. और हम unfortunately relationships को we take them for granted. मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि अगर आपको पता हो कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी टेलीफोन कॉल करनी है, तो वो आप किसको करेंगे? क्या आप अपने बैंक मैनेजर को, अकाउंटेंट को, बुचर को, हेयर ड्रेसर को, या अपने लव्ड वंस को? आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड एवरीबॉडी हैज सेड माय लव्ड वंस। And then I asked them, what would you say to them? I love you. Yeah. और फिर मैं उनसे कहता हूँ कि क्या आपको मौत की खबर ही ये सिखाएगी कि आपने उनको कहना है? बिकॉज हम नहीं कहते अपने लव्ड वंस को, स्पेशली हमारे कल्चर में हम अस्यूम करते हैं कि उनको पता ही होगा, एंड वी नेवर से टू आवर चाइल्ड और टू आवर स्पाउस आई वांट यू टू नो आई लव यू वेरी मच। तो दिस इज़ द रीज़न वाई रिलेशनशिप्स आर वाइटल। एंड जिस दिन आप तसव्वुर करें कि मैं अपने डेथ बेड पे हूँ, एंड यू थिंक ऑफ ऑल द पीपल अराउंड यू स्टैंडिंग, वुड यू लाइक योर अकाउंटेंट्स एंड ब्रोकर्स टू स्टैंड और पीपल दैट यू लव? सो हम अपने लव्ड वंस को लेफ्ट ओवर्स के तौर पे ट्रीट करते हैं, एंड वी डोंट गिव देम द अटेंशन एंड द लव दैट दे डिजर्व। वी आर लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेसेस फॉर हैप्पीनेस। अच्छा डॉक्टर साहब, हम रिलेशनशिप्स की जब बात कर रहे हैं तो हम शुरू करते हैं पहले तो
माँ बाप और बच्चों का रिलेशनशिप, और इसको वाइस वर्सा भी कर ले कि बच्चे और माँ बाप, देयर इज़ अ पॉइंट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इस रिलेशनशिप को हमें किस तरह एक हेल्दी और खुश हम कैसे रख सकते हैं? देखिए, जिसमें एक चीज़ तो हमें जहन में रखनी है कि 95% ऑफ द टाइम अ चाइल्ड विल स्पेंड विद यू इज़ बिफोर 18 years of age. या उसके बाद 5% ही है. बिल्कुल सही है. And we spend as adults 95% of the time away from our children before the age of 18. हम वो स्कूल गए होते हैं जब हम दफ्तर जाते हैं, और जब हम वापस आते हैं तो वो सो चुके होते हैं. And then we have so many other activities. मैं कई दफ़ा अपने ऑडियंस से पूछता हूँ कि आपको पता है आपके 4 साल के बच्चे के कौन से सब्जेक्ट्स हैं, या उसका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, या उसकी क्लास टीचर का नाम क्या है? And people don't have Even mothers? Mothers अगर educated हैं and they intermingle, yes, but those who are not, they haven't a clue. And I can tell you with a lot of responsibility, we do not know our children. We do not know our children. We think we do, but we don't know our children. So how can we? By spending time with them and spending quality time. ये नहीं कि बच्चा आपको कहानी सुना रहा है और आप दफ्तर पे बॉस की कोई बात पे परेशान है. And you have to spend time one-to-one with each child. अगर आपके 3 बच्चे हैं, treat them as a group, but do spend time one-to-one. कोई बच्चा 12 साल का है, कोई 8 का, कोई 4 का, सबको डिफरेंट आपकी तवज्जो और मैनर ऑफ इंटरेक्शन उसका आपके साथ फ़र्क होगा. So we have to provide an emotional गार्डन इन द हाउस जिसमें ये प्लांट्स जो हमने पैदा किए हैं वो मैक्सिमली ग्रो करें. अदरवाइज स्टंटेड ग्रोथ होगी, रिटार्डेड ग्रोथ होगी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी. एंड दैट अनफॉर्चुनेटली अच्छे भले घरों में भी होता है. जिनके पास बहुत पैसा है, दे स्टिल हैव दिस प्रॉब्लम. अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ऑब्ज़र्व किया, आई एम द ओनली चाइल्ड, सो मुझे अपने एक्सपीरियंस से तो नहीं पता, लेकिन मैंने नोट किया है कि फैमिली में एक फेवरेट चाइल्ड भी होता है, एंड अदर सिबलिंग्स डू फील दैट कि मुझे नहीं प्यार किया जितना उसको प्यार किया टाइप. डज दैट हैपन? ये इसलिए होता है कि अगर लेट्स से आपकी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो माँ बाप का चूँकि हमारे कल्चर में एक बड़ी गंदी सोच है कि बेटियों पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिकॉज कल को वो हमारा ख्याल रखेंगे. और आई थिंक कुछ घरों में स्पेशली पहले उनका तो खाना भी बड़ा बेहतर होता था जो बच्चियों को दिया जाता था. आई थिंक दिस इज़ वेरी क्रूअल टू द चाइल्ड. चाहे एक लड़का है या चाहे 2 हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, आपको हर बच्चे को, मैं इक्वल भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा वो प्यार दें जिसमें वो सेटिस्फाइड फील करता है, और उस तरीके से दें. बट डोंट बाइस्ड फीलिंग मत दें कि वो आप उसको प्रेफर करते हैं और मुझे नहीं करते, बिकॉज वो एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है, एंड दैट सेंस ऑफ डेप्रिवेशन विल नेवर गो अवे. उनकी पर्सनालिटी परमानेंटली डैमेज हो जाती है. सो ये कभी भी फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए. अच्छा सर, ये तो हम बच्चों ऑब्वियसली हम इस दुनिया में लेके आते हैं, एंड हमारी ही जिम्मेदारी है और हमें ये समझ के ही बच्चे पैदा करने चाहिए. बट देयर इज़ अ पॉइंट जब हम बड़े हो जाते हैं और फिर हमारे वालिदैन वो हम पे डिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ हो जाते हैं. हाउ टू मैनेज दैट, बिकॉज वो करना भी एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है, एंड दैट मेक्स यू गिव्स यू लॉट ऑफ गिल्ट कि मैं काश ये कर लेता. तो वो एक प्रॉपर तरीका माँ बाप के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप व्हेन यू हैव योर ओन फैमिली, वो क्या होना चाहिए? आजकल जो माँ बाप 40-50 की एज के हैं, उनकी सिचुएशन बड़ी सॉर्ट ऑफ यूनिक है. इसको हम कहते हैं सैंडविच जनरेशन. They have to look after their parents who are in their 80s and are still living, and they have their teenage children
18, 19, 20 who are going into the world of today, एक तरफ डिपेंडेंसी बढ़ रही है उन लोगों की जिस पे आप डिपेंडेंट थे, और दूसरी तरफ वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं जो आप पे डिपेंडेंट थे. एंड दिस साइकोलॉजिकली कैन बी वेरी ट्रॉमेटिक. Yeah, I've been through that. इसमें अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगर अपनी पर्सनालिटी को स्टेबल और बैलेंस डेवलप करें तो फिर आप बीवी भी अच्छी बन जाती हैं, खामन भी अच्छा, माँ भी अच्छी, बेटी भी अच्छी. और अगर आपकी पर्सनालिटी में इश्यूज हैं तो फिर आप हर रोल में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. आपके वालिदैन अगर वो उन्होंने एक रिच और एक बैलेंस पर्सनालिटी को डेवलप किया, वो आप पे बोझ नहीं बनेंगे, उनके अपने इंटरेस्ट होंगे. दे विल वेट फॉर यू एंड योर किड्स, बट दे विल हैव देयर अदर इंटरेस्ट, और उसमें अपने आप को फुलफिलमेंट ढूंढेंगे. जो न्यूरोटिक पेरेंट्स हैं वो सारा दिन अटेंशन मांगेंगे आपसे, बच्चों से और आपसे, एंड नथिंग विल बी इनफ. और वो फिर हर वक्त एक ब्लैकमेलिंग चलती रहती है और एक वो गिला कि मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, और आप जितना मर्जी कर लें यू कैन नॉट सेटिस्फाई देम, एंड दैट्स वेरी पेनफुल. वो बड़ी एक हर वक्त घर में झगड़ा चला रहता है, और उसका नतीजा ये होता है कि आप जितना भी करते हैं वो इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि फिर आप उनको अवॉइड करते हैं. कि आप थके हारे आए हैं दफ्तर से और आप गए हैं उनको मिलने, एंड दे हैव नथिंग बट समथिंग बिटर टू से टू यू, सो यू स्टार्ट अवॉइडिंग इट. Anybody who is like that, you start avoiding. वही पेरेंट्स अगर आप थोड़ा भी करें और उसको अप्रिशिएट करें वर्बली एंड अदरवाइज, तो आप और करने को आपका दिल करेगा. सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनालिटी. लेकिन सर मैंने ऐसे भी देखे हैं बच्चे जो कि माँ बाप इतने डिमांडिंग भी नहीं होते, बट स्टिल दे डोंट केयर अबाउट देम. यस, that sadly is true. And there again, I think it's to do with their childhood and the way they have been brought up and our joint family system. Because if you marry your son to a toxic daughter-in-law who is very powerful, who is very domineering, और बेटा आपका docile है या he doesn't want to get too much into a problem, there you have another factor coming in. और वो बड़े इश्यूज पैदा होते हैं, बिकॉज फॉर हर दे आर नॉट रियल पेरेंट्स, शी हैज़ टू डू अ ड्यूटी फॉर देम. तो उससे सारी पिक्चर ऑल कंटामिनेट हो. तो एक्सपेक्ट करना चाहिए उससे कि वो उनको अपना रियल पेरेंट समझे. नहीं, ये मेक बिलीव सिचुएशंस, ये दिस इज़ अटर नॉनसेंस कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, ये सब अल्फाजी है जो आप अपनी बेटी के लिए फील करते हैं. नेवर, यू कैन नेवर फील फॉर योर. पता नहीं हम क्यों ये ड्रामेबाजी करते हैं. वी शुड गिव हर द लव एंड द रिस्पेक्ट दैट अ बहू डिजर्व्स, एंड स्टॉप प्लेइंग गेम्स के तुम मेरी बेटी हो और मेरा प्यार. ऐसा नहीं होता डॉक्टर साहब. लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली हमारे इकोनॉमिकली हालात ऐसे होते हैं कि हर कोई शादी के बाद अलहदा तो नहीं हो सकता. मेरे ओपिनियन में आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी कि आप फ़ौरन शादी के बाद अपनी लाइफ अलहदा करें एंड टू गेट टू नो ईच अदर बेटर और अपना एक सिस्टम बनाएं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कम होता है. हम सब जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रह के फिर कहीं बाद में अलहदा हो सकते हैं या हुए हैं. तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में आप ये रिलेशनशिप कैसे नॉर्मल और हेल्दी रख सकते हैं? कोई साइकियाट्री इसका जवाब दे सकती है? ओह यस. देखिए ये सिस्टम हमारे यहाँ सेंचुरी से चल रहा है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं. यस, लेकिन आज तक इसके SOPs किसी ने नहीं लिखे कि सास की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, ससुर की, बहू की. दे आर ऑल इन द एयर, एंड दिस इज़ वाई हर फैमिली में अपने उनके रूल्स हैं which nobody spells out. इसलिए एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैमिली चलती है, एंड they're just guessing and playing games with each other. अगर हम क्लियरली ये कह दें कि भाई तुम्हारी ये ड्यूटीज़ हैं, ये तुम्हारी राइट्स हैं, and we all abide by it, so it can be a good system, but you need rational people for that, and we are not rational. We are more emotional. We're very emotional, yes, very emotional.
सर प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो मदर इन लॉ भी होती हैं वो अपने घर की क्वीन है, ठीक है, और जब आपकी शादी होती है किसी भी लड़की की, सारी ज़िंदगी हमें यही कहा जाता है ना, अपने घर जाएंगी तय कर लें। अभी तक ये नहीं हम इजाज़त देते, जब अपने घर जाओगी तो ये कर लें, बट इवन देन आप वो नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अनदर क्वीन फिगर कंट्रोलिंग द हाउस। सो थोड़ा सा क्या यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज यंगर जनरेशन को करना चाहिए? मुझसे कई दफ़ा जब स्टूडेंट्स या पेशेंट्स हेल्प मांगते हैं व्हेन दे आर लुकिंग फॉर अ स्पाउस फॉर देयर सन और डॉटर, I must say this may come as a shock. There are some very clear do's and don'ts. For example, sadly, if there is no toxic mother-in-law, this is a good sign. If the husband-to-be is the only son with some sisters, that again is a no-no. Yeah. If your mother-in-law to be is a widow, oh God, and she has spent all her life investing on her single son, that again is going to be a problem. yeah. So कई चीज़ें तो there are writing on the wall because जो माँ जिसने सारी उम्र, I mean I feel bad for her. She has never married. She got divorced or she became a widow or when she was 30, 35 and Yeah. she invested all her life into that one son. उसकी पर expectations बहुत ज़्यादा हो जाती हैं and she is unconsciously, subconsciously not willing to share him with anyone. I can understand that situation. सर मैंने तो इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी देखे हैं कि देयर वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, हर मदर इन लॉ कहती थी कि रात को तुम लोगों ने अपना कमरा नहीं बंद करना, दरवाज़ा। आई मीन आई विटनेस दैट प्रॉब्लम एज वेल। इतने भी टॉक्सिक दुनिया में लोग होते हैं, दे डोंट इवन वांट देम टू स्लीप, यू नो। But I think if I was that mother-in-law, I would be having reasons for that because I can't let go of my son. Yeah. But I need help to deal with that issue. But वो हम उस तरह सोचते लेकिन द सन यूजुअली ऐसे माओं के बहुत वीक भी होते हैं, मैंने ये भी देखा है। स्ट्रॉन्ग मदर्स अपने बेटों को स्पेशली, नॉट गर्ल्स, लेकिन बेटों को बहुत वीक बना देती हैं। दे लाइक कि उनका बच्चा उन्हीं पे डिपेंडेंट रहे। देखिए it's easy to condemn that mother-in-law, but if I was her, I would probably feel the same way, but I need to work on that issue by either getting help from a professional because that is not normal. सर वो अपने आप को समझते ही नहीं ना गलत। You're talking about somebody who would understand कि ये मेरी प्रॉब्लम है। They think they're right. Yes, they think they're right and that is why they don't get help. Otherwise, They don't get help. Even the उस माँ के जो औलाद होती वो भी कहती है हमारी माँ ठीक है। आप इस तरह देखें, if you are in love with someone, would you be willing to share that person with another woman? It depends what kind of a relationship is that. It's before Like my daughter. I mean, I love her. No. If you had a boyfriend Yeah. many years ago, and you realized he was going out with another, No, that's a total disaster. And why would you get upset? because Sharing. in a loving relationship, loyalty and faithfulness is very important. इसी तरह उस औरत के लिए sharing that child is very painful. She doesn't say that because सब उसको थू करेंगे, but basically she's not willing to share him because that means her own identity and her own self is lost. इतनी वो enmeshed हुई है अपने बेटे के साथ, इतनी identification है। तो सर पे क्या करना चाहिए? I think she has to be guided by the family members initially कि ये बहुत abnormal सोच है, you have to let go of her son. मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ औरतों को कि जब आपका बच्चा 4 साल का बस्ता डाल के स्कूल जाता है तो ही इज़ नॉट विलिंग टू गो बट यू सेंड हिम बिकॉज आपको एंग्जाइटी भी हो रही होती है, जिसको सेपरेशन एंग्जाइटी कहते हैं। यू आर सेंडिंग हिम अवे बट यू नो ये उसकी बेहतरी के लिए है, आप अपनी एंग्जाइटी को हैंडल कर लेते हैं। यहाँ भी आपको अपनी एंग्जाइटी को हैंडल करना है और अपनी लॉस ऑफ
आइडेंटिटी को हैंडल करना है। आई थिंक ये औलाद को ही फिर करना पड़ता होगा या करना चाहिए, बिकॉज एक सर्टेन एज के बाद लोग मानने को ही नहीं तैयार कि वो कुछ गलत करते हैं। इफ़त इसका जो मेरा रूल है, जो मैं बताता हूँ लोगों को, हमारे यहाँ जिस तरह लड़की की रुखसती होती है साइकोलॉजिकली, सोशली, फिजिकली, द बॉयज़ मदर एंड फादर हैव टू अंडरस्टैंड कि लड़के की भी रुखसती साइकोलॉजिकली होनी चाहिए। जब तक ये कॉन्सेप्ट ये नहीं लाएंगे कि ही इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम ब्रदर एंड सन एनी मोर, तब जाके ये मसला हल होगा। हमें भी रुखसती करनी चाहिए लड़के की, otherwise you become over grabbing and over possessive. Well, there all kind of people live in this world. मतलब मेरे in-laws, I think they are exemplary because initial कुछ सालों के adjustment के बाद I think they are the best parents-in-law one can ask for. So I really hope कि जिन ख़वातीन को, जिन बच्चों को जॉब शादियाँ करें, they do understand and realize के क्या बाउंड्रीज होती हैं हर रिलेशनशिप की। आई थिंक इस एरिया में बहुत काम करने की ज़रूरत है एंड देयर शुड बी वेरी क्लियर गाइडलाइंस का बाउंड्रीज। जैसे आप कह रही हैं कि बहू की बाउंड्रीज में क्या आता है और सास की क्या आता है, अभी तो सब एनमेश्ड सिचुएशन है, एक्सपेक्टेशंस आर स्काई हाई और यू आर नेवर हैप्पी आइदर वे। और ये आपकी ज़िंदगी में जो आप शादी के बाद जो आपकी पर्सनालिटी बनती है एक बीवी की या एक शौहर की, उसमें बहुत असर डालता है कि द काइंड ऑफ न्यू रिलेशनशिप्स यू हैव फॉर्म्ड वो क्या शक्ल ले रहे हैं। तो अब मैंने बड़ी अक्सर ज़्यादातर लोग नाखुश होते हैं अपने लॉस के साथ, मोस्टली। यू सी मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है, it's one of the closest and yet it's not blood related. Exactly. And yet it can be terminated within a minute. Yeah. It needs a lot of nourishment, a lot of investment. लेकिन हमारे कल्चर में somehow इसको हम अलाउ नहीं करते हैं। गांव में तो शायद मियाँ बीवी एक चारपाई पे भी नहीं बैठ सकते थे पहले, और अब भी अगर आपका भाई या बेटा अपनी बीवी को टाइम दे रहा है या अफेक्शनेट हो रहे हैं, हम उसको अच्छा नहीं समझते, हम वी डिसलाइक इट, हालांकि दे आर सीमेंटिंग, बेशर्मी कहते हैं। हाँ, एंड बेसिकली वी आर जेलस एंड वी वेरी पोजेसिव, इट्स आवर प्रॉब्लम, अदरवाइज हाउ विल दे डेवलप अ बॉन्ड। या बट हम नहीं सोचते, वी आर वेरी सेल्फिश। सर, पर एक उसी तरह ये भी है कि हमारे अक्सर जो देयर इज अ क्लास जिनके पास रहने के लिए एक ही कमरा होता है, जहाँ बच्चे पे बच्चा भी पैदा हो रहा है, वहाँ माँ बाप भी सो रहे हैं, आपके बच्चे भी सो रहे हैं। सो उस माहौल में बच्चे और मियाँ बीवी क्या रिलेशनशिप होता होगा? वहाँ तो जो सेंचुरी से होता है कि जो बहू है वो सफ़र करती है, अगर वो सास टॉक्सिक है और अगर बहू टॉक्सिक है तो सास, और फिर जब वो सास बनती है तो then she is another addition to the whole system. The children are undernourished, they are underdeveloped. उन्होंने वही खेती बाड़ी करनी है जो दादे और परदादे करते हैं, so they bare existence का लाइफ स्टाइल है वो, but that's how it is. तो सर, स्टेट को यहाँ पे क्या रोल प्ले करना चाहिए? उनकी भी तो ज़िंदगी में कुछ तो जॉय होना चाहिए। आई मीन, शुड इट बी फैमिली प्लानिंग, या वहाँ पे कोई स्कूलों में बच्चियों को कुछ पढ़ाया जाए, सिखा, क्या इसका हल है? It's basically to change their way of thinking. इसको आप education कह लें, guidance It's the only answer. And I, for several decades now, I am advocating, लेकिन कोई बात नहीं सुनता, कि हम हर महल्ले में मस्जिद होती है. We should use that as a place to improve our social life, our health life, our psychological existence. बहुत कुछ हो सकता है. How? देखिए, बना बनाया स्ट्रक्चर है हर महल्ले में, स्टाफ भी है वहाँ पे. आप सोचें, एक मुअज्जिन है, एक खादिम है, एक इमाम है, 3 लोग हैं, उनका सारे 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे का काम है नमाज़ें पढ़ाना, बाकी वो सारा स्ट्रक्चर आपका फारिग रहता है.
पानी भी है, बिजली भी है, गैस भी है. Why don't we use that for social development of our culture, for society? वहाँ से क्यों नहीं हम इनको educate करते? सर कौन करेगा? Now this is where your government comes in. Yeah. But nobody is interested. वहाँ पे आपको ख़वातीन को ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए, and health awareness and family planning and do's and don'ts. और सबसे बड़ी बात एज अ साइकियाट्रिस्ट जो मैं फील करता हूँ, दे शुड हैव सेशंस ऑन पर्सनल ग्रोथ, के अपने जहन को डेवलप करें, अपनी पर्सनालिटीज को. सर इतने साइकियाट्रिस्ट ही नहीं होंगे हमारे पास के मोहल्ले की मस्जिदों में जाके सिखाएं. वो तो आप एक वीडियो लगा देंगी उनको, या आप दिखा देंगी, या ऑनलाइन कर देंगी, तो दे कैन वॉच दैट. दैट्स अ ग्रेट आइडिया एंड आई होप कि अब एक खातून हमारी चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, एंड आई होप कि वो इतनी सेंसिटिव हों, उनको ये बातें अगर उन तक पहुँचे. आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि आप एक यूनिवर्सल लेक्चर्स जो होते हैं आम फहम ज़ुबान में, वो इन प्लेटफॉर्म्स पे लगा के या लाउड स्पीकर पे चले लगाते, एंड दैट कैन टीच अ लॉट. क्योंकि ज़िंदगी के जीने का तरीका तो आना चाहिए ना. ये आप मतलब मेहनत मुशक्क़त करके 2 वक्त की रोटी खा के सो के तो नहीं आपकी ज़िंदगी होती. आपको याद होगा मैंने शुरू में आपसे कहा था कि we spend 30 years of our life learning how to make a living, but we don't spend any hour on how to live. हमें नहीं आता, पढ़े लिखों को भी नहीं आता, और अनपढ़ का तो और ही हाल है. We have to teach people how to live, and then आहिस्ता आहिस्ता होपफुली कोई चेंज आएगा एटीट्यूड्स में, बिलीफ्स में, रिलेशनशिप्स में. और सर आपने ये भी मुझे कहा था कि आपके सिलेबस में भी, कि कम से कम जो पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस में भी ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट का कुछ ऐड होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट. देखिए, किसकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स नहीं आते, किसकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, स्ट्रेस नहीं आता, एंग्जाइटी नहीं आती, एंगर नहीं आती, डिप्रेशन नहीं आता. बट इज़ देयर एनी स्कूल विच टीचेस अस हाउ टू डील विद इट? नो, इट डजंट. या. एंड इमेजिन इफ यू वर स्किल्ड टू डील विद दीज इश्यूज. मैं जैसे आपसे कह रहा था उस दिन कि आप जंगल में जाते हैं, द बेस्ट सिक्योरिटी इज़ द वेपन, not eliminating all the animals. आप एक स्टोर में जाती हैं, आपकी जेब में कुछ नहीं है, you feel insecure. When you know I have 5-10,000, you feel secure. Now you can go and buy something within that limit. So we have to equip people with these techniques and strategies ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें. चले सर, अब सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप पे आते हैं जो आपकी ज़िंदगी के एंड तक रहता है, हालांकि ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, वो है मियाँ बीवी का. सर इसमें क्या मुश्किलात आपने अपने करियर में देखी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं? इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं. एक तो हमारी जो मैरिज से एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिफरेंट होती हैं विद डिफरेंट पीपल. सेंचुरीज पहले मैरिज ट्राइब्स को यूनाइट करती थी, या क्लैंस को, या फैमिलीज़ को. अब मैरिज से जो एक्सपेक्टेशंस हैं दे वेरी डिफरेंट. इवन व्हेन आवर पेरेंट्स गॉट मैरिड द एक्सपेक्टेशंस वर डिफरेंट. नाउ most educated men and women have high expectations from marriage. They want love, they want comfort, they want understanding, they want sex and all the rest of it. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम करते हैं, we go for the wrong choice of a future spouse, because वहाँ भी हम जज्बाती फैसले करते हैं और हम अक्ल से काम नहीं लेते. मेरे ख्याल में ये ज़िंदगी का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो जितने भी अक्ल के साथ आप डिसीजन लें आपको नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा. सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू फाइंड द राइट स्पाउस फॉर यू. सर पर लव तो जब हो जाए फिर आपको सभी राइट लगता है ना? देन यू आर इन फॉर अ राइड, बिकॉज जब आपको मोहब्बत या इश्क हो जाता है तो फिर आपकी जो अक्ल है इट गोज़ आउट ऑफ द विंडो
and now you are on an autopilot and God help you. Because जब वो लव का जो एलिमेंट है वो हर मैरिज में तकरीबन 6 महीने साल रहता है, उसके बाद उतर जाता है, एंड देन द रियल इश्यूज स्टार्ट कमिंग अप, और आपको वो चीज़ें जो बहुत पसंद थी अपने गर्लफ्रेंड में या उसमें, वो अब आपको प्रिक करती हैं. इसलिए आई थिंक वन शुड ऑलवेज अडॉप्ट अ रैशनल एटीट्यूड. हम लोग यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग जाते हैं फ़ैसले करने शादी के, मैं उसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ. बिकॉज़ हर बुज़ुर्ग इतना समझदार और सियाना नहीं होता कि वो सिलेक्ट कर सके अपने बच्चे के लिए स्पाउस. जब हम अपना कैरियर खुद डिसाइड करते हैं, हम एजुकेशनल अचीवमेंट्स खुद डिसाइड करते हैं, सर्विस के डिटेल्स, तो ज़िंदगी का फ़ैसला ये जो इतना इम्पोर्टेंट है, हम ऐसी बुज़ुर्ग वालिदा और वालिद को क्यों देते हैं जिनका एक्सपोजर लिमिटेड है आज की दुनिया में, और उनकी सिलेक्शन कैपेसिटी कोई इतनी फैंटास्टिक नहीं है. एंड वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट any person who is 55, 60 years old is not necessarily having the wisdom of exactly, yeah, which is जो डिमांड की जाती है कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे पता है. So उनकी इमोशनल एज एक 10 साल के बच्चे की होगी. And I know so many people जिनकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से एज और है, इमोशनल एज और है. फिर every mother and sister who goes to look for a बहू, उसका अपना एजेंडा होता है. जो माँ है उसका एजेंडा है मैं कोई ऐसी बहू लाऊं that I can be proud of, जैसे कमोडिटी खरीदने जा रहे हैं, whether I can show off, या कॉफ़ी पार्टी पे या कमेटी लंच पे I can show off कि this is my, ये मेरी बहू है, and I can feel proud of it, जैसे आप एक शो पीस लेके आए हैं. And the same is with the sister. And then आप जानती हैं कि जब वो जाती हैं कभी इस घर में कभी उस घर में, और जो ट्रॉली रिचुअल में वो लड़की को जलील किया जाता है, that should be banned actually. It should be banned, absolutely. वो उस बच्ची को 10 दफ़ा रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है. And they ask such callous questions. ये तुमने वो तो नहीं लगाए हुए लेंसेज, और ये तुम्हारे सही बाल हैं, एक्सटेंशंस तो नहीं लगे, चल के दिखाओ. Oh my God. I mean, आप कोई गाय खरीदने जा रहे हैं. ये इतना एबनॉर्मल और क्रूअल सिस्टम है, एंड इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. उनको नहीं पता मेरे बेटे की नीड्स और वैल्यूज़ क्या है. Otherwise, as a psychiatrist, what binds you together are the values that you and your spouse have. They should be common. If they are compatible. जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि अगर आपके नज़दीक पैसा बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट, और लव सबसे नीचे है, और उसके नज़दीक लव इंटीमेसी सबसे ऊपर है, पैसा नीचे है, तो बहुत मसले होंगे. दैट इज़ व्हाट बाइंड्स देम टुगेदर, बट वी जस्ट डोंट वर्क ऑन दैट. और यही रीज़न होता है कि फिर हमारे यहाँ गुजारा ही होता है. 95% मैरिजेज आर गुजारा. बच्चे हो जाते हैं, जो आदमी होता है वो अपने मेल फ्रेंड्स में रहता है ज़्यादा, वो अपनी सहेलियों में, और बस ये एक गाड़ी चलती रहती है. फिर जब मीनोपॉज आता है, औरत का बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, एम्प्टी नेस्ट आता है, फिर उनकी दोबारा क्लैशेस शुरू हो जाती है. एंड देन दे आर टू ओल्ड टू मूव अवे. दैट्स द सैड पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप, वेरी सैड. तो सर, डू यू थिंक एक पॉइंट पे अगर आप रियलाइज़ कर लो कि यार नहीं है, मज़ा आ रहा नहीं सही, तो यू थिंक कि छोड़ देना चाहिए? देखिए, इन अ बैड मैरिज यू हैव 4 ऑप्शंस. फर्स्ट, यू शुड ट्राई टू चेंज योरसेल्फ सो दैट योर स्पाउस कैन चेंज. बहुत दफ़ा ये होता है कि अगर आप डोसाइल होते जाओ वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं. बट इफ़ यू बिकम असर्टिव देन दे ऑल्सो गेट अ लिटिल कंट्रोल्ड. सो वन इज़ चेंज योरसेल्फ. द सेकेंड इज़ दैट you consider your options, और अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सड़क पे आ जाएंगी, then accept. ये accept कहना आसान है. स्पेशली चीटिंग, जो हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस की थी कि that breaks you even if it's a guy or a woman, दोनों को. बिल्कुल. Acceptance का मतलब होता है resign but don't feel bad. 2 चीज़. फिर कंप्लेन करना भी छोड़ो. तीसरा है live with him or her
and feel continuously resentful, which is the worst. And fourth is, if you have better options, leave the relationship. जिसका future ना हो. Many times when I see couples, we can sit together and we can explain to them कि इस relationship का future है भी कि नहीं. There's some marriages which should never have taken place, and the earlier you get out of them, the better it is. And there are some जिसमें शुरू के teething problems होते हैं. One can resolve them and go through them. Yeah, living together with a stranger, like it's not easy. It takes time to get adjusted. वो कहते हैं ना 7-year itch. दूसरी बात ये है कि प्लीज़ अगर आपने acceptance की choice adopt की है, then accept your spouse as he or she is, not how he or she should be. Yeah. ये should को फिर हटा दें and just accept them as they are and go for affection more than perfection. वो important है, क्योंकि बाज़ लोगों की personality ऐसी होती है कि वो सारी उम्र समझते हैं I deserved a better wife or a better husband. They have to bring that down. सर मैंने वेस्ट में ये बात नोट की है. मैं ये नहीं कहती कि वहाँ प्रोमिस्क्विटी नहीं होती होगी, बट वहाँ पे लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस स्पेशली यंगर जनरेशन में अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है. या दैट्स समथिंग दे डोंट फॉरगिव नाउ. इज इट दैट इम्पॉर्टेंट? होनी भी चाहिए एंड दैट शुड बी वन रीज़न जिस पे आपको फिर रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए. देखिए वहाँ पे जो हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं वेस्ट को, बट दे हैव लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स अबाउट देमसेल्व्स. इसमें एक चीज़ है कि दे आर मोर ऑनेस्ट देन वी आर. यस, झूठ नहीं बोलते मोस्टली. अगर वहाँ पे किसी को कोई जहनी बीमारी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को बताएगी या बताएगा. हमारी तरह नहीं कि छुपा के शादी करते हैं और बाद में मसले पैदा होते हैं. और दूसरी बात है कि दे विल लिव टुगेदर एज लॉन्ग एज दे आर म्यूचुअली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. इफ दे आर नॉट, दे विल डिस्कस द रीजंस एंड मे बी पार्ट ग्रेसफुली. हमारे यहाँ तो तलाक हो तो मुसीबत पड़ जाती है. इस तरह जलील करते हैं दूसरे को कि जैसे दुश्मन होते हैं. सो दे आर बेसिकली ऑनेस्ट. बट जहाँ पे आप बात कर रही थी फिडेलिटी की, अगर किसी का अफेयर हो, उसमें देखिए वंस द ट्रस्ट इज ब्रोकन तो वो क्रैक है शीशे में, वो जाता नहीं है. एंड यू हैव टू रियली विन द ट्रस्ट बैक and that can take ages. And but interestingly, you should always ask yourself कि एक marriage में why does one spouse go for love elsewhere? क्या reason है? उसके दो ही होते हैं. एक, something is missing in the marriage. That could be, it could be so many things. It could be affection, love, attention, whatever. वो जब आपको नहीं मिल रही और बाहर कहीं से मिल रही है तो you are bound to go towards that. और दूसरा रीज़न होता है कि आप बाय नेचर libidinous हैं और आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं and you like variety and this is why you have affairs. So what I would suggest initially is to find out कि marriage में issue तो नहीं इसको precipitate कर रहा. अगर है तो that should be corrected first. But trust is like इमोशनल बैंक अकाउंट. हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसमें मियाँ बीवी छोटे छोटे टोकन्स डालते हैं. हनी हाउ आर यू डूइंग, या जल्दी आइएगा, आई विल बी मिसिंग यू, या यू लुक नाइस टुडे. दीज आर टोकन्स ऑफ अफेक्शन. वो जब कंटेनर भर जाता है या इमोशनल बैंक अकाउंट, तो एक ट्रस्ट की पुश होती है और वो सब बिखर जाता है. टेक्स अ मिनट, दैट्स इनफ टू अनडू एवरीथिंग. And then whenever your husband or wife is trying to conceal the phone or trying to go away to listen to a call or doesn't come home on the time she or he has promised, पहला ख्याल यही होता है. What is he doing? What is she doing? That destroys. That destroys it. लेकिन मुझे खुशी होती है कि पहले औरतें एक्सेप्ट कर लेती थी. आजकल की बच्चियां जो हैं, जो जिनको एक्सपोजर भी है, तालीम भी है, they know their rights and their integrity and they don't compromise on that. और अब मैंने आजकल के जो बच्चे हैं, लड़के हैं,
उनमें भी अब ये एक आ गई है कि ये कोई मर्दानगी का सबूत नहीं होता कि आप इधर उधर आप पे औरतें मर रही हैं, और आप मर्दानगी का सबूत यही होता है कि यूर अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड यूर अ गुड पार्टनर एंड एक हेल्दी रिलेशनशिप। I'm glad you said that. Yeah, and I hope कि ये बेहतर से बेहतर हो, क्योंकि आजकल ये भी बहुत लोग कह रहे हैं ना कि औरतों की इंडिपेंडेंस की वजह से कितनी तलाक़ें होना शुरू हो गई, एंड देयर पीपल हु आर अगेंस्ट इट, नॉट रियलाइजिंग कि इसलिए हो रही है कि औरतें आर नॉट डिपेंडेंट उस तरह कि अब हमारा क्या बनेगा। देखिए, ये बहुत सुनने में आता है कि जी हमारे यहाँ तलाक का रेट कम है बाहर। दिस इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। यू हैव मिलियंस ऑफ मैरिजेस which are undivorced. Yeah. And those women are simply living because they have no other option. Yeah. अगर जैसे आप कह रही हैं वो लड़कियां पढ़ी लिखी होती, खुद कमाने के लायक होती, उनके पीछे सपोर्ट होती, they wouldn't stay a day. Exactly. So ये जो हमारा मिथ है ना कि तलाक का रेट बहुत कम है, this is simply an illusion. नहीं, अब तो बहुत के अब ज़्यादा हो गया, ड्रामों की वजह से ज़्यादा हो गया। ये तो हमारे पीएम साहब भी कह गए थे कि इसलिए तलाक़ें हो रही हैं हमारे ड्रामों की वजह से। खैर एनीवे, ये तो हो गया डॉक्टर साहब, हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी। अब कोई सॉल्यूशंस भी बताएं फॉर अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप। आई थिंक देयर आर वेरी सिंपल मेथड्स जो अगर हम सीख के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अडॉप्ट करें तो वी कैन हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स जिसमें आपके दूसरे लोग भी और आप भी यू विल हैव अ पीसफुल लाइफ एंड अ वेरी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। पहली चीज़ विच इज़ वेरी सिंपल इज़ विच आई कॉल द हैप्पी पिल। हैप्पी पिल इज़ अ पिल विच वी ऑल कैरी, एंड अगर हम किसी को वो देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है और हमारा ख़र्चा भी कुछ नहीं होता, and that is a compliment. Yeah. We are so miser with compliments and so generous with critical comments कि हमें लगता है जैसे हमारी जेब से कुछ चला जाएगा। Please give people compliments, not flattery. Compliment means genuinely कोई चीज़ अच्छी है, say कि तुम अच्छे लगे। Yeah, exactly. And if that person sees the same thing as someone else, आपका सारा घर, सारा डिपार्टमेंट, सारा दफ्तर, यू विल हैव अ बेटर इमोशनल एनवायरनमेंट, बजाय इसके कि आप हर वक्त नक्स निकालते रहे और उसमें कीड़े निकालते रहे। सो हमारे यहाँ ये है कि तारीफ़ करते वक्त बड़े बड़े उनके मुंह बंद रहते हैं और जब तनकीद करनी हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। यस, यू सो राइट। और ये तो हमारे माशरे का एक, जिसे कहना चाहिए ना, सिफ्त बन गई है। आई मीन सोशल मीडिया के साथ जो बेरहम कमेंट्स लोग पता नहीं दुनिया के किस कोने में बैठे अपनी एक अनहैप्पी लाइफ में बैठ के अंधेरे में ऐसा कड़वा कमेंट आपको कर देंगे जबकि आपने कुछ उनके लिए बुरा नहीं किया होता। मेरे ख्याल में जो भी लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, दे मस्ट अंडरस्टैंड कि जब भी आप किसी को बुरा कमेंट देते हैं या उसको क्रिटिसाइज करते हैं, यू आर एक्चुअली building up your self-esteem by killing that other person's self-esteem. Yeah, just imagine. ये बड़ा घटिया तरीका है अपनी self-esteem। देखा मैं उदी बेइज्जती कर ली, बड़ा समझती है ना अपने आप नू। They get a kick out of it. Yeah. So आपने शहर में बुलंद तरीन इमारत बनानी है, बनाइए, बट अगर आप चाहते हैं कि सब इमारतों को गिरा के मेरी बुलंद बने, that is no achievement. Exactly. So ये जो लोग आपको कंडेम करते हैं और बिल्कुल तनकीद इसलिए करते हैं कि दे फील गुड अबाउट इट, ये बहुत घटिया तरीका है। अदर वेज ऑफ सेल्फ इस्टीम आर देयर, वी शुड गो फॉर दैट। दूसरा एफर्ट जो रिलेशनशिप्स में इम्पोर्टेंट है वो है रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। हम ये समझते हैं कि अगर मुझको ये चीज़ ऐसे समझ आ रही है तो यही इसका वाहिद समझने का तरीका है। आई एम ऑलवेज राइट। यस, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर शख्स एक डिफरेंट बैकग्राउंड का होता है। हम यहाँ बैठे हैं, आपकी जीन्स, आपकी अर्ली चाइल्डहुड, आपके रिलेशनशिप्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी थॉट्स, बिलीव्स, उनमें और मुझ में बहुत फ़र्क है। सो जिस दुनिया को मैं देख रहा हूँ वो आप उस तरह नहीं देख सकती और ना मैं उस तरह कर सकता हूँ। हम एक ही दुनिया में रहते हैं लेकिन हम सबकी दुनिया अलग है।
अगर मुझको ये चीज़ लग रही है काले रंग की और उधर एक आदमी कह रहा है नहीं ये सफ़ेद है, तो मैं उसका गला ना पकड़ लूँ, मैं वहाँ जाके देखूँ और वाकई सफ़ेद उस तरफ से लग रही है तो ही इज़ राइट। अब 9 का फिगर है, आप यहाँ से देखेंगे तो 6 लगेगा, यहाँ से देखेंगे तो 9 लगेगा। सो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग? सो यू कैन हैव सर ये तो आपने मेरी ज़िंदगी का मंत्रा बोल रहे हैं। एग्जैक्टली मैं यही कहती हूँ कि उसको शायद ये ठीक लग रहा हो, यू नो, और मुझे ये ठीक लग रहा है, तो लड़ना क्या है, अपनी अपनी खुश रहो। आप एक जंगल में अगर एक आर्टिस्ट को भेजें, एक बॉटनिस्ट को भेजें, एक जूलॉजिस्ट को भेजें, एक हंटर को भेजें, और जब वो वापस आए और पूछें आप क्या देख कर आए हो, दे विल गिव यू 4 डिफरेंट वर्शंस, नॉट बिकॉज द फॉरेस्ट इज डिफरेंट, the vision that they have, the mindset, that is different. So let's respect diversity. ये बिल्कुल गलत है। तो in a relationship, respect differences, you mean like different opinions, like? देखिए अगर हम खाना खाने जाते हैं, आप चिकन ऑर्डर करती हैं, मैं फ़िश करता हूँ, अब मैं आपके पीछे पड़ जाऊँ कि तुमने फ़िश क्यों नहीं ऑर्डर की, तो हमाकत है। इसी तरह अगर एक ग्रुप या एक फ़र्द है, उसको फ़लाँ चीज़ पसंद है, मुझे नहीं पसंद, आई शुड रिस्पेक्ट हिज राइट टू लाइक व्हाट ही लाइक्स, एज लॉन्ग एज वो डैमेज नहीं कर रहे मुझे। Exactly. So when next time somebody says to you something which is different from what you think, immediately say, oh, that's interesting, tell me more about it. And maybe in 2 minutes, he will convince you and you will be more knowledgeable. ये हमारे यहाँ नहीं है। जो मैंने समझा है, जो मेरे उस्ताद ने बताया है, बस वो सही है, बाकी सब गलत है। And this leads to so much disharmony in our relationships. तीसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं कि प्लीज़ अपनी रिलेशनशिप में 2 कैटेगरीज रखें, एक डिज़ायर्स और एक नीड्स। Okay. डिज़ायर्स इज़ ये हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो चलो कोई बात नहीं। नीड्स इज़ नो डील अदरवाइज, ये अगर पूरी ना हुई तो दिस रिलेशनशिप विल नॉट वर्क। And respect comes on that. पाकिस्तानी कल्चर में वो डिज़ायर में रहती है। आई वुड मैं इसमें उसको डालूंगा कि she or he will not be unfaithful. That's a need. Yeah. Because no marriage can work with that. Exactly. If your desires are not being met, कोई बात नहीं, save the relationship. हर डिज़ायर को इशू मत बनाए कि मेरे पूरे नहीं हो रहे। Give in on desires, but if the needs are not being met, take a stand. ज़िंदगी में मोस्टली डिज़ायर्स का इशू रहता है, पूरे नहीं हो बिल्कुल रहे। आप सही कह रहे हैं। और हम उसी की बैटल्स फाइट करते रहते हैं। मुझे इतना बड़ा हीरा नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। You can let go of that, but there are few things you can't, and for me that is respect, maybe. Yeah. और ये ख़ास तौर पे जिनके बच्चे टीन एज में हैं, I really want to tell them कि अगर आपका बेटा या बेटी किसी एग्ज़ाम में मेहनत करने के बाद भी फेल हो गया है या कोई ऐसी हरकत कर बैठा है जो कि आप उसको सही नहीं समझते, प्लीज़ उसकी हरकत को कंडेम करें, उसको ना करें। सर मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाहती थी कि हमारे बच्चों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट या उनकी रिस्पेक्ट करना एज एल्डर्स वो कितना इम्पोर्टेंट है, हाउ किस तरह हम उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं और व्हाट इफेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट। आई थिंक 4-5 साल के बाद आपको अगर कोई बच्चा जो भी ओपिनियन दे रहा है उसको रद्द नहीं करना चाहिए और उसे कंडेम नहीं करना चाहिए, और जैसे जैसे वो टीन एज में आता है दिस बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। हर फैमिली मैटर में जो कोई प्राइवेट ना हो, अपने टीन एज बच्चों को इन्वॉल्व करें कि बेटा तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। वो फजूल से फजूल मशवरा दे, डजंट मैटर, गिव देम इम्पोर्टेंस, रिस्पेक्ट दैट, रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन एंड देन यू कैन एजुकेट हिम कि बेटे ऐसे नहीं, अगर हम ऐसे कर दें तो क्या है। सजेस्ट टू हिम, डोंट embarrass him by giving him a lecture. हम कहते हैं ये क्या फजूल बात की है तुमने, वो आगे बोलेगा ही नहीं। सारी जिंदगी के लिए उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। You have to respect your teenage children.
वो जो भी कहते हैं उनको गाइड करें, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें ताकि उनको फील हो कि हम इम्पोर्टेंट हैं। और सर ये जो फिजिकल अब्यूज़ हम बच्चों के साथ करते हैं, टेकिंग इट नॉर्मली, क्या एक चपेड़ मार दी मैंने उसकी बेहतरी के लिए, वो बाप ही नहीं है जो एक चपेड़ ना बेटे को मारे, व्हाट द हेल। वो बड़ा पागल बाप है। I can't think of any situation where you have a right to hit your child. Really? है ना? If you have to hit him, hit your own manner of upbringing, which is faulty. Yeah. Don't hit a child. You need a rap on your hand because you are not doing your work correctly. बच्चे बेचारे का क्या है, वो तो एक पौधे की तरह है, जैसे आप डेवलप करोगे हो जाएगा। Physical abuse has absolutely, I can never condone it. ये माँ बाप की फ्रस्ट्रेशन और एंगर है जो वो बेचारे बच्चे पे निकाल रहे हैं जो रिएक्ट नहीं कर सकता। Yeah, just imagine you. सर हमारी वो सोसाइटी है जो बेजुबान जानवरों को मार के खुशी हासिल करती है। They make videos कि देखो ये हमारे फ्लोर पे पप्पी आ गया था और उसको नीचे फेंकते हुए वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। आई मीन आई डोंट नो कि ये किस तरह ज़िंदा रहते हैं और ये कौन लोग हैं। यही आगे जाके इजीली रेपिस्ट भी बनते हैं और पीडोफाइल भी बनते हैं। आई थिंक 2 प्रोग्राम्स पहले हमने बात की थी कि इस सोसाइटी में जो मॉरल डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं है। वी आर अ मॉरली depraved nation. I think I said this last time. And it's getting worse, Dr. Saab, which is alarming because चीज़ें बेहतर होती हैं वक्त के साथ। No, we are getting worse because इस एरिया में एक तो environmental information pollution बहुत ज़्यादा है और उसके बाद हम उसको misuse करते हैं। And nothing is being done to undo it. Nothing. क्योंकि इतनी बेसिक चीज़ों में हम उनको नहीं हासिल कर पा रहे, तो ये एम्पैथी पे एम्फेसिस और बेजुबानों पे तरस, बच्चों से मोहब्बत। बात फिर वही आ जाती है, अगर मस्जिद में जो जुमे का खुतबा होता है, अगर 15-20 मिनट इन इश्यूज़ पे कोई स्कॉलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस पीपल, आई हैव वेरी few expectation. Yeah. But they could watch a video on what we are talking about and specific areas में उनको हम technique सिखाएं. I think that would be very useful. Sir, I will try my best कि हमारे ये वाली बात जो है हमारे स्टेट जो हैंडल कर रही है उन तक ज़रूर पहुँचे. And I really hope कि वो इस पे गौर करें and they must get in touch with you. You have so many brilliant ideas. और आप जैसे दिमाग, आप हो गए, डॉक्टर हूद बॉय हो गए, ऐसे लोगों को तो इतना इस्तेमाल करने की ज़रूरत है स्टेट को. आई जस्ट वंडर कि इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है इस माशरे को बेहतर कैसे करना है. हु इज़ लाइक मास्टर ऑफ देयर सब्जेक्ट एंड हु शुड बी अप्रोच्ड. आई थिंक उसका तो बड़ा सिंपल रीज़न है कि जो लोग गवर्नमेंट रन करते हैं, they have never been to an academy that teaches them how to run a country. कौन सी प्रोफेशन है जिसमें आप बगैर ट्रेनिंग के जाते हैं सिवाय इसके? पॉलिटिक्स के. Yes. So they make a mess of it. सर मेरे ख्याल से तो सबसे पहले उनका साइकियाट्रिक एनालिसिस होना चाहिए. आप मुझसे अगर पूछें, every judge should have a psychiatric evaluation, every civil servant, doctor, politician and Maulvis. Why not? They are holding such responsible position and affecting the lives of millions. Why shouldn't they? Sir, एक वो कोई irresponsible statement देते हैं and 100 of people die because of that. आप एक PMA के कैडेट को उसको रिक्रूट करने के लिए 16 साल का एलेबोरेट साइकोलॉजिकल करते हैं जिसने आर्मी ऑफिसर बनना. व्हाट अबाउट दीज पीपल? एंड ऑनेस्टली इफ दे हैड बीन वाइजर, दे हैड बीन मोर डेवलप्ड मॉरली, इमोशनली,
they would have made better decisions. हम क्या करते हैं, माजी के किस्से दोहरा के और बड़ाइयाँ मैंने ये किया, अच्छा यार मूव फॉरवर्ड, अब क्या करना है, जितना ये अब तो मैं कहती हूँ हिस्ट्री को दोहरा के हम थक गए हैं. वी नो द इश्यूज, गिव अस द सॉल्यूशंस नाउ. अब तो आपके पास इतना मीडिया का है, आपको स्पीकर्स को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप एक ही जगह बैठ के इतने लोगों को इन्वॉल्व कर. सर सबसे बड़ी बात है कि चलें स्टेट ओन्ड एक ही चैनल है, उसमें क्या एजुकेशन आप लोगों को दे रहे हो? इज़ देयर इवन अ सिंगल शो जो कि आप बाकायदा एक्सपर्ट्स के हाथ में दे के रन कर रहे हैं, विच टेल्स यू अबाउट द स्टडीज़ वर्ल्ड ओवर एंड एनालिसिस? नो, इट्स ऑल अबाउट स्किन कैसे अच्छी करनी है, जो कि मैं भी करती हूँ, ठीक है, दैट्स ऑल्सो वॉचेबल थिंग. लेकिन एक नॉर्मल लाइफ को लीड करने के जो टिप्स हैं, दैट शुड बी कंपल्सरी. आप सही कह रहे हैं. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल शो ऑन साइंस. जी हाँ. वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे वी आर एंटी साइंस पीपल, वेयर डॉक्टर हूथ बॉय इज बैंड. कैन यू इमेजिन? But the sad part is, apart from the fact that he has been removed, what is worse is nobody protested. That is really dangerous. And या सर यहाँ पे फिर आप पे फतवे लग जाते हैं. अगर और कोई आपके पास जवाब नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, तो आप रिलीजन ले आते हो. रिलीजन के आगे तो हम सब डर जाते हैं फिर, क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते कि मुझे जो पता है उसके मुताबिक ये ठीक नहीं है, बिकॉज हर कोई कुछ भी कह सकता है और आपको मानना पड़ता है. ये तो ब्लैकमेलिंग हो. It is, and we are being blackmailed by that. Yes, we're being blackmailed by many people here. सही बात. चले सर, ये तो हमने बात कर ली रिलेशनशिप्स की एंड द प्रॉब्लम. सर दोस्ती एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है. क्या वाकई वो उतना इम्पोर्टेंट है जितना मैं कह रही हूँ, या इट्स ओवररेटेड? पाकिस्तानी सोसाइटी में मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारी बहुत सी नीड्स हैं जो वेस्ट में हमारी स्पाउस से फुलफ़िल होती हैं. देखिए वहाँ की और हमारी मैरिटल लाइफ बहुत डिफरेंट है. वहाँ पे आपकी जो स्पाउस होगी, लेट्स से आई एम अ प्रोफेसर, तो जो मेरी स्पाउस होगी उसको मेरी प्रोफेशन का बहुत पता होगा. ओह यस. वो हो सकता है मेरी सेक्रेटरी भी हो, वो मेरे साथ ट्रैवल भी करेगी, मैं उससे शेयर भी करूँगा अपने पेपर, पूरे दिन मैंने क्या किया, और जो बुक्स में लिख रहा हूँ, शी वुड बी अ पार्टी टू इट. Or she might be working herself, exactly. You know, and knowing the importance of work. उसकी और मेरे इंटरेस्ट हॉलीडेज पे एक जैसे होंगे. वी लाइक टू गो टू द सेम प्लेसेस, वॉक्स, ये वो. यहाँ क्या है, द वाइफ एंड द हस्बैंड आर माइल्स अपार्ट, नॉट बिकॉज एनीवन इज रॉन्ग. वाइफ्स, इवन दोज हु आर डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर्स, उनकी सोशल एक्सपोजर इतना लिमिटेड होता है कि वो अपने हस्बैंड की जो विजन है उससे नहीं देख पाती. आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट दे हैव नेवर बीन टू अ पुलिस थाना, दे हैव नेवर बीन टू अ कोर्ट. बुरा समझा जाता है फिर तो. औरत होंदे मैं तेनू उत्थे लेके जा. बेचारी की फॉर बैड रीजंस शी इज डिफरेंट, प्रोटेक्टेड. अब उस, हाँ, शी इज प्रोटेक्टेड. अब खामद किससे बात करे, because she wouldn't understand his professional life's problem, so he has to go out and have friends. दूसरी बात ये है कि women in our culture, wives particularly, they look up to husbands for strength and support and guidance and a pillar. अगर वो रोना शुरू कर दे बीवी के सामने तो वो बात नहीं रहती. But we all need to cry. वो फिर अपने किसी बड़े भाई या दोस्त के साथ ही कर सकते. It's essential here because the wives and the husbands, they do not provide all that in the menu that you need. For that you need friends, जिनके साथ आप हर बात का. अब फ्रेंडशिप्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. यू कैन हैव अ सोलमेट जिससे आप हर बात कर सकते हैं. यू हैव नंबर 2 अ फ्रेंड जो बेचारा सोलमेट तो नहीं है लेकिन रात के 2 बजे आ जाएगा अगर आपके पास प्रॉब्लम हो. तीसरा वो है जो बड़ा इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है तो रात को कभी नहीं आएगा. और चौथा वो है जो बड़े अच्छे लतीफ़े सुनाता है, सो यू एन्जॉय वंस इन अ वाइल व्हेन यू आर नॉट फीलिंग टू ब्राइट.
So you have friends of all shades, and I think one should have them with you. And what are the healthy friendships and boundaries one should remember in friendships? ये डिपेंड करता है चारों में से आप किसकी बात कर रही हैं. लेट्स से जो आपका सोलमेट है, दैट इज़ अ रिलेशनशिप जो अल्लाह हर एक को नसीब करे. बिकॉज इसको हम कहते हैं आई दाउ रिलेशनशिप. एक होती है आई इट और एक आई यू. आई इट रिलेशनशिप इज़ वेयर द अदर पर्सन इज़ लाइक एन ऑब्जेक्ट. आप रेस्टोरेंट में गए हैं, वेटर इज़ आई इट रिलेशनशिप. टैक्सी ड्राइवर आई इट. आप इमोशंस नहीं डिस्कस करते. आई यू वो होती है जिसमें आपके भाई बहन आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं. यू शेयर सम ऑफ योर प्रॉब्लम्स बट नॉट ऑल. But I thou is where you share everything, and the other person knows you in and out, and the same is with him or her. तो उसके साथ फिर you can share everything, but then you have to respect the fact that you also need to meet his needs and desires like he's meeting yours. Sir, ये reciprocal होती है दोस्ती. Yes. So sometimes we do get hurt कि यार मेरी expectations थी और that person wasn't there for me. I think the best is say it to that person in a polite way. For example, अगर मेरी आपसे expectations थी, I would say, Ifat, I want to share something with you. उस दिन I was expecting that you will come when I called you. I needed you, but you did not. So I wanted to know why. Give the other person the option to explain. Maybe he or she had a good reason for that. बीमार हो सकता है, कोई रास्ते में मसला हो गया, कुछ और हो. या वो किसी बात से offended हो, you never know. But हम the lack of communication बहुत misunderstandings भी पैदा करती हैं. We do ignore explanations. हम कहते हैं कि बस ठीक है, फिर नहीं तो हम हमेशा personalized cause ढूंढते हैं कि I have been hurt and she has done this deliberately. और जो 99% टाइम्स वो आई है वो हम भूल जाते हैं और यहाँ इसको पकड़ के बैठ जाते हैं. दिस इज़ वेरी अनफेयर. और दोस्ती में भी अगले की भी जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे एक्सेप्ट करे जैसा भी मैं हूँ, तो समटाइम्स आपको भी कर लेना चाहिए, है ना. अगर वो कर रहा है तो देन we all do, don't we? We all have problems. नहीं, ये ज़रूरी नहीं है. देखिए, you may be considering somebody as your closest friend. The other person may not. She may say or she may not say it, but ज़रूरी नहीं कि वो reciprocal हो. And you have to identify this. लेकिन हमारी जैसे कई दफ़ा बचकाना सी expectations होती है ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी फ़लाँ बंदे से लड़ाई हो गई है तो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी उससे बात नहीं करनी चाहिए. Is it unreasonable? If there is a reason for अगर उसके पीछे रीज़न एक बड़ा legitimate है, let's say आपकी इंसल्ट की है खुदा न खास्ता उसने, या कोई ऐसी बात की है जिसमें वाकई बहुत बड़ा मसला है, then I think she should stand with you. But in case you are wrong, then she also must correct you कि ये तुम्हारा stance ठीक नहीं है. Otherwise she is being unfair to you. So sometimes when you do get hurt, you're right, because खामखा आप hurt नहीं होते. नहीं, misinterpretation से आप hurt होते हैं. देखिए, जब आप किसी शख्स से upset होते हैं, ये आपकी expectations आपको upset करा रही हैं, शख्स नहीं कर रहा है. तो और अगर आपकी expectations unrealistic है, unreasonable you got to bring them down. Otherwise you'll be unhappy with everybody. Let's say आप कहती हैं जी मेरी बेस्ट फ्रेंड का ये मेयार है. अब आप सारी दुनिया को छान मारेंगी, आपको वो नहीं मिलेगा, और जब आपको कोई मिलेगा तो वो कहेगा नहीं मेरी तो और है, उससे भी ज़्यादा तुम उस पर नहीं फिट आ रही. Yeah. So it's a package. You have to accept the whole person. Perfect कहाँ मिलेगा कोई आपको. But if you feel disrespected by your, आपका फ्रेंड, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, जैसे कि इनवाइट ही, जैसे आप समझे छोटी सी बात होती है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसको इनवाइट कर लिया और मुझे नहीं किया. So मुझे हर्ट होना चाहिए. Not until you have spoken to him or okay. her. Call her up and say, I want to share something with you. मुझे पता चला तुमने पार्टी की थी and I was not invited. And I just No.
मैं कह रही हूँ जैसे सबको पता होता है ना, लाइक मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वी आर टुगेदर ऑलवेज, एंड समवन एल्स हैज इग्नोर्ड मी and invited her. Right. And you expect her not to go? I don't know, should I be? नहीं, I think that's okay. उसकी relationship शायद उसके साथ और है आप. So we have to accept that and don't get like touchy about everything. Unless it's a matter of life and death for you, then she may want to support you. But अगर नहीं है तो देखिए फ्रेंडशिप में आपको बहुत स्पेस तो देनी पड़ती है। या आप सोचिए एक बिल्डिंग में अगर 2 पिलर्स इकट्ठे कर दें कोई फ़ायदा नहीं, बट पिलर्स को पिलर बनने के लिए स्पेस देनी पड़ती है। सो जितनी स्पेस आप देंगी शी विल फ्लरिश एंड सो विल यू। पोजेसिव ना हो, लव और पोजेशन में बहुत फ़र्क है। इन लव you allow the other person to grow and feel happy. In possessiveness, you want them to be a part of you. And this goes for every relationship. जी, है ना? You don't own anyone. Not even your children. Yeah, don't. वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो बार बार अपने आप को ये भी शुरू से टीच किया है कि they are my responsibility and I will never be their responsibility. मैं अपने बच्चों को इससे गुजारना भी नहीं चाहती कि वो ये सोचें कि ओह मेरी माँ या मेरा बाप, मैंने उनका ख्याल रखना है। आई विल बी एन अनइंटेलिजेंट ह्यूमन अगर मैंने अपने आप की सेविंग और अपने ख्याल रखने के एक अलग बैंक अकाउंट नहीं बनाया। यू नो, यू शुड बी वेल। ये मैं तो अपना सेशन शुरू कर देती हूँ। बट इसमें सिर्फ एक इशू है कि लेट्स से अल्लाह रहम करे, खुदा न खास्ता आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, एंड इन योर केस यू हैव वन चाइल्ड। नाउ वी कुड ऑल से, एंड आई वाज डिस्कसिंग दिस द अदर डे, कि जी मैं नर्स रख लूँगा, एक सुबह की एक रात की, बट वेयर विल द एलिमेंट ऑफ लव कम? वो तो नर्स नहीं दे सकती। नहीं, बट यू डोंट एक्सपेक्ट, योर शुडंट बी expecting your child to be looking after you 24/7. Yes, a call, अगर वो abroad है, a video call every day, and you know, messaging, that would be enough. Maybe आपका केस थोड़ा सा different है, but I know of several families जिनके बच्चे US में हैं, and the mother is living alone with the nurse, और वो वहाँ से कैमरास के थ्रू उसको मॉनिटर करते हैं। Yeah. But where does the touch and the affection come? मतलब जब वो बेचारे आ सके तो आ जाए ना। You can't expect to live their life. ये बड़ा मुश्किल मकाम है, because I think we all want कि I wish my child was here. पर जाती नहीं है डॉक्टर साहब औलाद के साथ। है, लेकिन फिर अपने आप से भी ज़्यादती लगती है कि देखो I don't have anyone to call me mother, or and honestly physical care is very important. Emotional care आप कहाँ से खरीदेंगी? वो तो नहीं मिलती बाजार में। दोस्त, वो उनका भी हाल आप जैसे हो। अल्लाह ना करे, मैंने अभी तक तो बड़ा मेंटेन किया हुआ है, ऐसे ही चली जाऊँ। एंड आई हैव अ हस्बैंड हु लुक आफ्टर मी, ही इज़ वेरी हेल्दी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बट आई फील के बच्चों को इतना बर्डन नहीं करना। दे शुड लीव अ वेरी यू नो इंडिपेंडेंट लाइफ एंड free of all these kind of concerns. Yeah, I'm sure your daughter is very lucky in that. Thank you so much, Dr. Saab. I really had a great time today. It was a very, very therapeutic conversation for me. I really enjoyed it. Thank you so much. It was a pleasure. आप यकीन नहीं कर सकते कि कितने मुझे मैसेजेस आते हैं, इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं कि thank you for helping them to understand mental health issues and चलें, आई होप हमारी इस गुफ्तगू से लोगों की ज़िंदगी आसान हो। That's all the intention we have. Until next session, thank you. Khuda Hafiz, and I'll see you soon with another issue.